ठीक है, एक बार मैं फ्रेश से समझाता हूँ। देखो, कभी भी किसी भी कंपनी को बिजनेस करना होता था, सबसे पहले आज हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले वो एडब्ल्यूएस। तो एडब्ल्यूएस समझने से पहले हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईयर 2000 के पहले का। किसी कोई भी कंपनी हो, मैं एग्जांपल के तौर पे ये मत समझने कि हो सकता है कुछ कंपनी बाद में अपना बिजनेस चालू करी। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, कोई भी कंपनी ले सकते हैं। सपोज करो हम हमारी कंपनी ले सकते हैं, टी स्पार्क, है ना। अब कोई भी कंपनी को एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी हो, यदि उस कंपनी को बिजनेस करना है, सब किसी भी कंपनी को बिजनेस करना, प्रॉफिट कम, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा भाई? देखो, कस्टमर होंगे, कस्टमर अपना अकाउंट बनाएंगे, मेरे पोर्टल पे आएंगे, फ्लिपकार्ट पे अकाउंट बनाएंगे, या मेरे टी स्पार्क में अकाउंट बनाएंगे, या मैं जीमेल यूज़ कर रहा हूँ, लेट से जीमेल है, जीमेल पे अकाउंट बनाएंगे। तो ये सब जो लोग अकाउंट बनाएंगे, इसके लिए तो डेटा स्टोर करने के लिए जगह होनी चाहिए ना। और जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे, सपोज करो इनिशियल में 1 से 10 कस्टमर है, फिर 100 से सपोज करो 1000 के बीच में हो गए, इनकी संख्या रेगुलर बढ़ते रहेगी। 100 कर दें तो 1 to 100। तो ऐसे कस्टमर यदि इंक्रीज हो रहे हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए, उनको हैंडल करने के लिए हैवी प्रोसेसर चाहिए होंगे, सीपीयू, है ना। तो सबसे पहले ये चीज़ें चाहिए होती है, बेसिक नीड होती है किसी भी बिजनेस करने के लिए, है ना। अब मैं बात करता हूँ, एक लैपटॉप है मेरे पास, सिर्फ एक पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, उसमें मैं मूवीज़ रख सकता हूँ, फोटोज़ रख सकता हूँ, ऐप्स, डॉक्यूमेंट्स, ये सभी के लैपटॉप में होता है। सपोज करो एक लैपटॉप है, उसका कॉन्फ़िगरेशन, एक सीपीयू है मेरे पास, है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसर मतलब जो इसकी बात कर रहा हूँ मैं ना। ठीक है, रैम रैम का मतलब होता है जो ऐप वगैरह काम करते हैं ना, ऐप वगैरह काम करने के लिए कुछ जगह चाहिए होती है। तो वो रैम के ऊपर परफ़ॉर्म करते हैं, जो भी टास्क परफ़ॉर्म होता है हमारा, वो रैम के ऊपर होता है ना। रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, टेम्परेरी पर्पज़ के लिए इसका यूज़ करते हैं। और ये काफ़ी फ़ास्ट होती है, जितनी अच्छी रैम होती है, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, हमारा जो कंप्यूटर काफ़ी अच्छा चलता है। फिर हम लोग इसकी बात करते हैं, स्टोरेज होता है, परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं ना, एसएसडी, या हम लोग बोल सकते हैं हार्ड डिस्क बोल सकते हैं, एस हार्ड डिस्क नाम दे देता हूँ इसको मैं। तो यहाँ पे डेटा हमारा परमानेंटली स्टोर होता है। बाय चांस मेरी हार्ड डिस्क खराब हो जाए, मैं सपोज करो मूवीज़ डली हुई है, फ़ोटोज़ डली हुई, ऐप डली हुई है, तो मेरा डेटा क्या लॉस हो जाएगा, मैं उसको रिकवर नहीं कर पाऊँ। पहली प्रॉब्लम ये हो गई मेरे पास, है ना। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि मैं भोपाल में हूँ, है ना, मेरा लैपटॉप भोपाल में है, और मैं बैंगलोर में आ गया किसी काम से। अब मुझे ये डेटा एक्सेस करना है मुझे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मैं डेटा को एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। मान हार्ड डिस्क खराब भी नहीं हुई, चल भी रही, तो डेटा एक्सेस करना मेरे लिए टफ है, ठीक है। तो पहले जो कंपनी होती थी, देखो, अल्टीमेटली आप समझना, हमें चाहिए पड़ेगा स्टोरेज, है ना, डेटा को स्टोर करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें प्रोसेसर चाहिए होता है। देखो, एक आदमी काम कर रहा है, उसके लिए एक लैपटॉप सफिशिएंट होता है। लेकिन जब कोई कोई कंपनी रहती है, कंपनी में बहुत सारे कंज्यूमर रहते हैं, हो सकता है 100 से 1000 हो, है ना, कस्टमर, हो सकता है 1000 से 10,000 के बीच में हो। तो इतने सारे लोगों को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, सर्वर चाहिए होते हैं, है ना। तो क्या बोलते हैं, सर्वर, चाहे बैंकिंग का बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो, आपकी कोई कंपनी है, 2000 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं, ईयर 2000 पहले के, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करोगे, तो उसके लिए आपको सर्वर रूम बनाने पड़ेंगे। अब सर्वर रूम क्या होता है? सर्वर रूम ऐसे समझ लो, एक लैपटॉप होता है, एक सीपीयू होता है ना, एक सीपीयू में क्या लगा होता है, सीपीयू की बात करें तो सीपीयू में केबल्स होती है बहुत सारी, है ना। फिर हमारे रैम होती है, रोम बोलते हैं, हार्ड डिस्क बोल सकते हैं हम लोग, है ना, हार्ड डिस्क होती है। फिर केबल स्विचेस होता है ना, राउटर्स होता है। एक सीपीयू की बात कर रहा हूँ, है ना। एक कंप्यूटर बनाते हैं तो कुछ आपने ढेर सारी वायरिंग्स देखे होंगे, एक सीपीयू, है ना, जो हमारा पहले जो सीपीयू आते थे बड़े वाले, उसके अंदर आपने देखे होंगे, तो बहुत सारे वायर वायर लगे होते हैं, बहुत सारे कनेक्टर, चिप्स वगैरह, है ना। ये सारे जो है इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं ना। फिर सर्वर होता है, ठीक है, सीपीयू बोल सकते हैं हम लोग इसको। ये सारी चीज़ें हमारे होती हैं, हमारे एक लैपटॉप में होती हैं। अब सर्वर रूम कब बोलेंगे? जब ये सारी चीज़ें, सपोज करो क्वांटिटी इनकी बढ़ जाए, ये तो एक लैपटॉप की चीज़ें हो गई, ये जो जितनी चीज़ें हैं एक लैपटॉप के लिए हो गई। लेकिन यदि इन्हीं चीज़ों की मैं क्वांटिटी बढ़ा दूँ, सपोज करो जी, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है, इसके मैं सारे इंस्ट्रूमेंट क्या करूँ, ज़्यादा परचेज़ कर लूँ, सारे इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा परचेज़, लगभग 100 कंप्यूटर को एक साथ आपस में जोड़ दूँ। सारे जो है एक कंप्यूटर के लिए जो भी कॉन्फ़िगरेशन लगते हैं, जो भी चिप्स लगते हैं,
यदि मैं 100 टाइम्स खरीद लूँ और सबको आपस में क्या करूँ, इंटरकनेक्ट कर दूँ, है ना? तो वो बन जाएगा मेरा सर्वर रूम। अब उसको मिनी सर्वर रूम बोलो चाहे कुछ बोलो। बहुत सारे स्विचेस, केबल्स, राउटर, चिप्स, है ना? सीपीयू को आपस में जोड़ के, मतलब एक प्रकार से आसान भाषा में समझे कि बहुत सारे लैपटॉप को आप समझ लो कि 100 लैपटॉप या 50 लैपटॉप या 1000 लैपटॉप को आप जोड़ के आपस में इंटरकनेक्ट करके एक बड़ा लैपटॉप जो बनाते हो, बड़ा कंप्यूटर, बड़ा कंप्यूटर तो नहीं बोल सकते, एक बहुत सारे कंप्यूटर का एक कनेक्शंस जो बनाते हैं, तो सर्वर रूम बोलते हैं। सर्वर रूम कैसे दिखता है बाबा? ये आके चेक कर लेते हैं। जैसे आप इस पे जाओगे और आपको दिखाता हूँ सर्वर रूम पे गए, इमेज पे आए हम लोग, ये देखो, ये केबल्स दिख रही हमारे कंप्यूटर। आजकल तो हाईटेक बनने लगे हैं। ये देखो, ये ऐसे सर्वर रूम बनते थे। ये सब आपस में आप देखोगे, ये सारे क्या है, सीपीयू वगैरह सारे कॉन्फ़िगरेशन। जैसे गूगल पे जाओगे, ये ऐसे सर्वर रूम, हाईटेक सर्वर रूम दिखते हैं आजकल, हाईटेक वाले सर, डेटा सेंटर बोलते हैं ना। ये तो काफ़ी बड़े हैं, आपको वैसे स्पेस से भी दिख रहे होंगे। ये बड़ी बड़ी कंपनियां बनाती हैं, जैसे अमेजन, गूगल, है ना, माइक्रोसॉफ्ट। आज के टाइम पे क्या होगी, चिप्स के साइज, केबल्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हो गई, इसलिए बहुत ये ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बनते हैं और काफ़ी हाईटेक बनते हैं। ये सर्वर रूम होते हैं। तो ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? वापस आते हैं हमारे टॉपिक। इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि बाबा हमें कोई कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करना, कोई भी कंपनी हो, तो इसके लिए मुझे ये सब चीज़ें चाहिए होगी। डेटा स्टोर चाहिए, प्रोसेसर, है ना, मतलब बहुत सारे कंप्यूटर का आपस में कनेक्शन चाहिए। तो ये सर्वर रूम बनाया मैंने। सर्वर रूम मतलब एक प्रकार से फिजिकल डेटा सेंटर हो, ये ऐसा नहीं कि हवा में है, ये फिजिकल डेटा सेंटर। यहाँ पे भी सर्वर रूम का मतलब होता है हार्ड डिस्क होगी, रैम होगी, केबल होगी, है ना। और ये सर्वर रूम बनाया। अब बाई चांस सपोज करो मैंने क्या किया, एक सर्वर रूम, इसमें अच्छा खासा पैसा लगता है, ऐसा नहीं कि बहुत सस्ते में बन जाता है। सपोज करो छोटा सा भी बनाऊंगा मैं, 1 करोड़, है ना, से 2 करोड़ के बीच में खर्चा आ गया, सब छोटा मोटा मान लेता हूँ, ठीक है, या बहुत ही छोटा बनाया तो 50 लाख का खर्चा हो जाता है मान लो। सर्वर रूम में ये पैसा एक्सपेंडिचर हो गया मेरा। मैंने जो भी बिजनेस स्टार्ट करना था, सपोज करो फ्लिपकार्ट का बिजनेस स्टार्ट करना था, या जीमेल का बिजनेस स्टार्ट करना था, या मेरा टी स्पार्क कंपनी का बिजनेस स्टार्ट करना था, कोई भी बिजनेस हो, तो सपोज करो मैंने काफ़ी पैसे यहाँ पे खर्च कर दिए। पहला, एक सर्वर रूम बनाया मैं, है ना। अब सर्वर रूम बनने के बाद क्या हो सकता है, दो सिनेरियो हो सकते हैं। दो सिनेरियो कौन कौन से? अब दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो बात करते हैं, फर्स्ट चीज की बात करेंगे। फर्स्ट रूम, मेरा बिजनेस जो है, जैसे ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस, अच्छा, ये सारी जो चीज़ें अभी मैंने आपको बताई है, ये कोई एक दिन में नहीं बन जाती है ना। सर्वर रूम बनाने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए भी समझा दूं। सर्वर रूम जैसे मुझे बनाना है, सबसे पहले मुझे इसकी ज़मीन चाहिए होगी, लैंड, जगह चाहिए होगी ना, हवा में तो उड़ेगा नहीं, ज़मीन चाहिए होगी, लैंड। फिर उसके ऊपर मैं बिल्डिंग्स बनाऊंगा, लैंड के ऊपर किसी बिल्डिंग बनाऊंगा। बिल्डिंग्स बनाने के बाद, है ना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है इसके लिए वो बनाऊंगा, ठीक है। ये किया मैंने। बिल्डिंग हो सकता है लीज पे ले ली मैंने, लैंड लीज पे ले ली, या बिल्डिंग रेंट लीज पे ले ली, कुछ भी हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा क्रिएट करूंगा, है ना, पूरा बढ़िया से हॉल वगैरह बना के। फिर इसमें देखो, एक कंप्यूटर कितना गर्म होता है हमारा, घर का जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं काफ़ी हीट होता है। अब जब एक हज़ारों कंप्यूटर या 100+ कंप्यूटर एक साथ आपस में लगे होंगे, ये भी हीट प्रोड्यूस करेंगे। इसको ठंडा रखने के लिए हमें एसी लगाने पड़ेंगे, कूलिंग के लिए, है ना। ये ये भी पैसा खर्च होता है इसमें, है ना। कूलिंग के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये स्विचेस, केबल्स, ये है, टाइम टू टाइम इनको मॉनिटर करना पड़ेगा। और यदि कोई ख़राब हो गई तो इनको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा सर्वर रूम बन रहा है, बिजनेस के लिए बना रहे हैं, है ना। कल को हमारा सर्वर जो है, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं हम लोग, तो यही बंद हो जाए किसी कारण से, तो हमारा काम रुक जाएगा ना। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। एक प्रकार से बोल सकते हैं मॉनिटरिंग, ठीक। मॉनिटरिंग के लिए आपको, ये 8-8 घंटे भी कोई एम्प्लॉय काम करते हैं 3 शिफ्ट, आप 4-5 एम्प्लॉय भी रखो एक शिफ्ट में, 4 एम्प्लॉय रखे करो आपने, तो कम से कम आपको 12-10 से 15 एम्प्लॉय तो रखने पड़े रेगुलर ये काम के लिए।
काम के लिए। और फिर जो भी आप इसमें खर्च करोगे केबल, स्विचेस, राउटर खरीदने में, वो पैसा अलग होगा, है ना? मॉनिटरिंग में, है ना? फिर आप ये सारी चीज़ें करोगे, फिर एक और चीज़ लगेगी क्या? 24/7 इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी आपको, है ना? पावर की भी ज़रूरत पड़ेगी। भाई हमारा बिज़नेस किसी भी कारण से नहीं रुकना चाहिए, है ना? ये सारी चीज़ों की पावर बैकअप बोल सकते हैं, जो भी बोल सकते हैं। आपने ये सारा खड़ा करके बिज़नेस स्टार्ट किया। अब बिज़नेस स्टार्ट किया, कोई भी ले लो, मैं हमारी कंपनी की बात करता हूँ, 30 बार कंपनी। अब इसका बिज़नेस हमने कोई भी ई-कॉमर्स का बिज़नेस हम ई-कॉमर्स मतलब ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह की, कोई हमारे पोर्टल पे आए और शॉपिंग करे, प्रोडक्ट वगैरह के बिकने लगे। बिज़नेस के 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती है। पहला, मेरा बिज़नेस जो है अच्छा हाइक करे, है ना? अच्छा, एक और चीज़ बताना भूल गया, जैसे ये सर्वर रूम बनाऊँगा, तो ये सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड, बिल्डिंग, है ना? ये बनाऊँगा मैं, कूलिंग एसी लगाऊँगा, है ना? पावर सप्लाई लगाऊँगा, ये तो एक दिन में तो होगा नहीं, इसके लिए टाइम चाहिए होगा। कम से कम इसमें 6 से 12 महीने का टाइम लगता है, ये सब क्रिएट करने में, है ना? और ये सब क्रिएट करने के बाद इसकी सपोज़ करो सर्वर रूम बनाए, इसकी भी तो कैपेसिटी होगी। तो सपोज़ करो मैंने इनिशियल पे बनाया कि भाई ये ना 1000 लोगों का डेटा आराम से सेव कर सकता है, उनको आसानी से प्रोसेस कर सकता है, हैंडल कर सकता हूँ इनिशियल लेवल, है ना? अब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, तो बिज़नेस मेरा क्या हुआ, 2-3 महीने में ही, 3 महीने में बिज़नेस अच्छा चलने लगा, लोगों को काफ़ी आइडिया मेरा पसंद आया, मेरा बिज़नेस ग्रो करने लगा, है ना? ग्रो करने लगा और 2-3 महीने में ही मेरा जो ये है 1000 वाला मार्क है वो ब्रीच हो गया। तो मेरे पास 2000 कस्टमर हो गए, 1000 की एक्सपेक्टेशन की थी मैंने, वो 2000 हो गए। तो अब मैंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर रूम बनाया है उसकी कैपेसिटी 1000 लोगों को हैंडल करने की है ना? अब मेरे पास जो आ गए 2000 लोग आ गए, क्या हो जाएगा, सर्वर डाउन। हम लोग सुनते हैं ना सर्वर डाउन, कभी आपने नोटिस किए होंगे। कभी आप जैसे भीड़-भाड़ वाली जगह पे जाओ, जहाँ पे बहुत क्राउड होगा, और वहाँ पे आप जाओगे, अपना मोबाइल चलाओगे, तो इंटरनेट भी नहीं चलेगा और बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि वहाँ पे यूज़र्स ज़्यादा हो जाते हैं एट अ टाइम पे, तो सर्वर डाउन हो जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, तो सबको वो उतनी कैपेसिटी, उतनी स्पीड नहीं दे पाता। आप इंटरनेट चलाते हो, इंटरनेट नहीं चल पाता, है ना? बहुत सारी चीज़ों की दिक्कत होने लगती है, क्योंकि वहाँ कैपेसिटी से ज़्यादा लोग हैं। वैसे ही यहाँ पे भी 1000 लोगों के लिए हमने कोई वेबसाइट बनाई, कोई पोर्टल बनाया, वहाँ पे 2000 लोग हो जाएँगे, तो स्लो चलने लगेगी वेबसाइट, कुछ के ट्रांज़ैक्शन फ़ेल हो जाएँगे। लोगों का दिमाग खराब हो जाएगा, अरे भाई अभी-अभी ये बिज़नेस चालू हुआ, ये तो चल ही नहीं रहा है, सर्वर डाउन हो गया। कई बार होता है ना, रिज़ल्ट वगैरह आता, बहुत सारे लोग एट अ टाइम रिज़ल्ट देखते हैं, तो साइट ही क्रैश हो जाती। साइट क्यों क्रैश होती? एट अ टाइम में सपोज़ करो उसकी एक्सपेक्टेशन नॉर्मल ट्रैफ़िक की रहती है कि भाई डेली इस पे 1 लाख लोग विज़िट करेंगे डेली। अब सपोज़ करो उसी दिन रिज़ल्ट आया, सबको ही तो रिज़ल्ट देखना रहता है एट अ टाइम। तो क्या होता है, 1 लाख की जगह 10 लाख लोग एट अ टाइम रिज़ल्ट देखना, तो क्या होता है, साइट क्रैश हो जाती, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती, वो सोचती है कि किसको जवाब दूँ मैं, स्पीड बहुत स्लो हो जाती। तो ये सर्वर डाउन का कॉन्सेप्ट है ना। अब बिज़नेस अच्छा चलने लगा, अचानक से बिज़नेस बढ़ गया, तो दूसरी चीज़, अब 1000 की कैपेसिटी थी और 2000 लोग हो गए। तो अब देखो, ये सर्वर रूम यदि मैं कैपेसिटी बढ़ाऊँगा, तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से 6 महीने वेट करना पड़ेगा। तुरंत ये कैपेसिटी इंक्रीज़ नहीं होगी। पहला सिनेरियो, है ना? दूसरा सिनेरियो पे आते हैं हम लोग, क्या है सेकंड केस में। तो सेकंड केस में क्या हो सकता है, बिज़नेस ना चले हमारा। अब बिज़नेस लॉस हो जाए, डिक्रीज़ हो जाए, है ना? लॉस बोल, या हमारा जितना चाहिए था वो नहीं आ रहा, तो क्या होगा? जो आपने पैसा लगाया हो, है ना? एक तो मनी, ये आपका नुकसान हो जाएगा, टाइम, वो जो जाएगा टाइम तो वो जाएगा, ठीक है? ये लॉस हो जाएगा, है ना? फिर आप बताओ, ये मनी लॉस, अब ये जो इक्विपमेंट्स हैं हमने जो खरीदे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए सर्वर रूम, अब ये किसी काम का बचा क्या मेरे? कोई काम, है ना? मेरे अननेसेसरी जो सर्वर रूम में 1 करोड़, 2 करोड़ या 50 लाख जो भी खर्च, ये पैसा मेरे कोई काम का रहा क्या? कि अब इनको कौन खरीदेगा? तो ये अननेसेसरी वेस्ट ऑफ मनी है, ये इंस्ट्रूमेंट मेरा बिकेगा भी नहीं। तो मुझे बिज़नेस, देखो, ये तो देखो 2 चीज़ें होती है ना, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, पहला पल इंसान तो काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करेगा वो सर्वर रूम बनाने में। सपोज़ करो उनने इसमें 1-2 करोड़, 1 से 2 करोड़ इसमें खर्च कर दिया सर्वर रूम बनाने में। दूसरा, वो बिज़नेस का प्रमोशन करेगा। अब ये तो सर्वर रूम सिर्फ़ उसने बैकएंड के लिए बनाया है।
तो एक्चुअल बिजनेस तो अलग है ना। एक्चुअल बिजनेस वो तो अलग ही रहेगा इससे। कपड़े बेचना है या ई कॉमर्स कुछ भी बेचना, वो तो अलग ही रहेगा। बिजनेस वो प्रमोशन करेंगे हम लोग ना, मार्केटिंग करेंगे ना, बिजनेस के लिए अलग से बिल्डिंग रेंट पे लेंगे, है ना। ये पैसा तो अलग होगा ना। ये सपोज करो ये भी 1-2 करोड़ है, तो बिजनेस में ये पैसा का नुकसान हो समझ में आता है, लेकिन ये पैसे का भी साथ में नुकसान हो रहा था सर्वर वगैरह का। तो मतलब इंसान को डबल लॉस होते हैं। एक तो ये जो एक्चुअल बिजनेस में खर्च किया वो पैसे तो चलो ये डूब गए, बिजनेस नहीं चला, जो भी XYZ कारण हुआ, लेकिन सर्वर रूम पे खर्च किया गया पैसा ये भी लॉस होता था, तो डबल नुकसान होता था। ये चीज़ें होती। तो ये 2000 के पहले होती। तो पहले क्या होता था, हर किसी कंपनी को जिसको भी बिजनेस करना हो उसका अपना सर्वर रूम बनाना पड़ता, वो अपना खुद का निजी सेल्फ सर्वर रूम बनाना पड़ता था। और जिनके पास पैसा होता था वो इजीली बना लेते थे सर्वर रूम। सर्वर रूम जो अभी गूगल फोटोज में दिखाया था वही हुआ। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा सभी बिजनेस को, सभी स्टार्टअप, अब जैसे मैं हूँ, मुझे छोटी सी कंपनी है, इतना सारा पैसे कहाँ से लाऊंगा 1 करोड़ ना। चलो मैं बिजनेस के लिए कुछ फंड इकट्ठा भी कर लूँ, ये तो एक्स्ट्रा फंड है, और इसका मैं श्योर भी नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये पैसा काफ़ी ज़्यादा खर्च होता। फिर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सबसे पहले, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, है ना, अराउंड ईयर की बात करूँ 2006 के आसपास, ठीक है, अमेजन कंपनी है, अमेजन कंपनी ने इस पे काम स्टार्ट किया। कंपनी में जब हम लोग अमेजन से शॉपिंग वगैरह करते हैं ना, तो अमेजन के बहुत सारी पेरेंट कंपनी है। तो अमेजन की पेरेंट कंपनी, एक तो ई कॉमर्स हो गई, और एक AWS हो गई, और एक ई कॉमर्स, ई कॉम जिसमें हम लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, ये अलग अलग की सपोज करो, ये अलग उसका बिजनेस एंटिटी की ये अलग है। ये कम्प्लीटली सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए है और ये कस्टमर के लिए है, लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, इसलिए इनका ई कॉम करके अमेजन ऐप चलता है। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट वाले। तो इन्होंने 2006 से इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। पापा देखो, कोई भी कंपनी है सबको ये सर्वर रूम बनाना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, किसी का बिजनेस चलता है किसी का नहीं चलता है। किसी का चलता है तो एक दिक्कत आती है कि भाई उसके पास 1000 लोगों की कैपेसिटी है ना, तो 2000 की करने में उसको टाइम लगेगा। सपोज करो 5000 कस्टमर बढ़ गए तो और टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें की प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने क्या किया, सोचा कि बाबा एक काम करते हैं, हम लोग ना खुद के सर्वर रूम बनाना चालू करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सपोज करो ग्लोब का मैप सोच, तो इन्होंने क्या किया, यूरोप से बिजनेस स्टार्ट किया ना, वर्ल्ड मैप में यूरोप कहीं है ना, यूरोप से, यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ से इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया अमेजन वालों ने, AWS वालों ने। और उन्होंने क्या किया, सबसे पहले छोटे एरिया पे इन्होंने क्लाउड सर्विस देना चालू करी, इसका क्लाउड नाम दिया। क्लाउड का मतलब होता है, इन्होंने जो पैसा हमने खर्च किए थे, इन्होंने सर्वर रूम जो हम लोग बनाते थे, तो इन्होंने बनाना चालू कर दी सर्वर रूम। और अमेजन कंपनी अच्छा खासा पैसा है इनके पास। सपोज करो हम लोग, है ना, हम लोग ने सपोज करो 10 सर्वर बनाए फॉर एग्जाम्पल, हम लोग ने 10 सर्वर बनाए, भाई ये कंपनी के पास तो खूब सारा पैसा है, इसको बिजनेस पर्पज से बनाए। तो इनने ना शुरुआत में ही अच्छे खासे सर्वर बनाए। सपोज करो अमेजन कंपनी ने 10 से 200 सर्वर बनाए, है ना, और इन्होंने यूरोप से बिजनेस स्टार्ट किया। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ कि लोगों को इन्होंने रेंट पे देना चालू कर दिया, स्पेस स्टोरेज रेंट पे देना चालू कर दिए। कैसे देने लगे रेंट पे, इन्होंने क्या किया, पोर्टल बनाया ऑनलाइन, एक वेबसाइट बनाई, और वेबसाइट से कि बाबा आपको डेटा रखना है ना, आप क्या करो वेबसाइट में अपना अकाउंट बना लो, और वहाँ पे हम लोग जैसे कंप्यूटर में ड्राइव होती ना, वैसे इन्होंने फीचर्स दे दिए कि आप यहाँ डेटा रख लो, यहाँ स्टोर कर लो, सर्वर चाहिए तो आपको ये सर्वर यूज़ कर लो। तो इन्होंने AWS वालों ने सारी चीज़ें जो हम पैसा खर्च करके बनाते थे, इन्होंने अपना पैसा खर्च किया, और इन्होंने सर्वर रूम बनाना चालू कर दिया। सर्वर रूम में इन्होंने हमारे पास सारी ऑप्शन, भाई आपको डेटा स्टोर करना है वो कर लो, है ना, आपको प्रोसेसर चाहिए, ठीक है, वो कर लो, आपको डेटाबेस चाहिए रियल टाइम डेटा स्टोर करने के लिए, आप वो यूज़ कर सकते, है ना, एनालिटिक्स के लिए बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बनाई। तो इन्होंने बिजनेस स्टार्ट की। अब कंपनियों के लिए, जैसे मेरी कंपनी स्टार्टअप, मेरे लिए तो अच्छा है ना,
भाई मैं पैसा खर्च ना करके इनसे किराए पे ले लूँ, है ना? अब किराए पे क्या फ़ायदा होता है? किराए पे ये फ़ायदा होता है, सपोज़ करो मुझे 1 दिन के लिए लेना है, 1 डे के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि बाबा आपको कितने सर्वर चाहिए? सपोज़ करो मुझे 1 चाहिए, मुझे 1 सर्वर चाहिए, तो मैं 1 सर्वर ले लिया। इनिशियल में इन्होंने सपोज़ करो 200 सर्वर बनाए, तो मेरी कंपनी 1 चाहिए, मैंने 1 बाय कर ली, किसी और कंपनी को 2 चाहिए, उन्होंने बाय कर ली, किसी को 5 चाहिए, उन्होंने बाय कर लिए, रेंट पे ले लिया, किसी को 10 चाहिए, उन्होंने 10 ले लिए। ऐसे अलग-अलग लोगों को जितने सर्वर की रिक्वायरमेंट थी, वो उन्होंने ले ली। अब उन्होंने यूज़ करना चालू किए। अब सपोज़ करो मेरा बिज़नेस चला 4 मंथ, हाँ, किसी का चला 6 मंथ, है ना? किसी का 10 और किसी का अच्छा चलते जा रहा है भाई, उसका रेगुलर ही चल रहा है। तो अब मैं मुझे नहीं है नीड, मुझे 4 महीने बाद नीड नहीं है, मैं क्या करूँगा? जो रेंट पे जैसे होता है ना, हम लोग क्या गैस यूज़ करते हैं, है ना? बिजली यूज़ करते हैं, तो हम लोग 1 महीने की बिजली यूज़ करते हैं, 1 महीने का बिल देते हैं कि हमें बिजली नहीं चाहिए, तो हम बोलते हैं भैया काट दो, बिजली हमें नहीं चाहिए, कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा देते हैं हम लोग, है ना? पानी का भी सेम सिनेरियो है ना? ऐसे ही हम लोग कहीं रहने जाते हैं, भोपाल में रेंट से रूम लेते हैं, तो हमें 1 महीने रहना तो हम 1 महीने का रेंट देते हैं, है ना? हम उसके लिए बिल्डिंग तो नहीं खरीदते ना कि भोपाल आना तो बिल्डिंग खरीद ली। हम लोग क्या करते हैं, रूम लेते हैं, सिंगल रूम चाहिए, सिंगल रूम ले लो, है ना? 4 कमरे वाला रूम चाहिए, 4 कमरे वाला। वैसे ही AWS वालों ने की, 1 सर्वर लेना, 1 सर्वर, 4 सर्वर लेना, 4 सर्वर। तो इन्होंने बिज़नेस यूरोप से चालू किया और इनका बिज़नेस अच्छा चला। फिर इन्होंने क्या किया, अपने बिज़नेस का एक्सपेंशन चालू किया। अब जो रिचेस्ट कंट्री थी, यूएस में अपना सर्वर रूम बनाया, यहाँ पे रेंट पे देना चालू किए। धीरे-धीरे इनका बिज़नेस ग्रो करने लगा। क्यों? क्योंकि मुझे पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही। सपोज़ करो मुझे आज 1 दिन के लिए सर्वर चाहिए, 1 घंटे के लिए चाहिए, तो 1 घंटे का बिल पे करना पड़ेगा मुझे। पूरा साल भर का, महीने भर का या 1-2 करोड़ खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सर्वर चाहिए, सपोज़ करो मेरा 1 घंटे का काम ₹1000 में हो जा रहा है, तो मैं 1 करोड़, है ना? जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, है ना? बैंगलोर आना है आपको और आपके यहाँ घर नहीं है, तो आप क्या करोगे, सिंपल होटल ले लोगे 500 या ₹1000 का। आप थोड़ी ना पूरी बिल्डिंग खरीदोगे उसके लिए कि भाई 1 दिन के लिए रहना है तो उसके लिए बिल्डिंग खरीद। वैसे ही ये हो गया, है ना? तो इन्होंने क्या किया, बिज़नेस चालू किया AWS वालों ने, और इन्होंने बिज़नेस अच्छा चलने लगा अलग-अलग कंट्रीज़ में, इंडिया में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह अलग-अलग कंट्रियों पे इन्होंने क्या किए, सर्वर रूम, डेटा सेंटर बनाना चालू कर दिए इन्होंने, है ना? ऐसे अलग-अलग लोकेशंस पे इन्होंने क्या किया, अपने सर्वर रूम और डेटा सेंटर बनाना चालू कर दिया और इन डेटा सेंटर को इन्होंने क्या किया, आपस में इंटरकनेक्ट कर दिए। सारे डेटाबेस को आपस में जोड़ दिए, है ना? अल्ट्रा फाइबर केबल, केबल होती है ना समुद्रों में डलती मोटी-मोटी केबल, जिससे इंटरनेट चलता है ना? ये इनको केबल्स होती सारे डेटा सेंटर को आपस में इंटरकनेक्ट करती है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है बाबा इंटरकनेक्ट करने से? कैपेसिटी बढ़ जाती है ना, इसको बोलते हैं रिसोर्स पूलिंग बोलते हैं। समझाता हूँ क्या? तो ऐसे करके सारे डेटा सेंटर को आपस में इन्होंने इंटरकनेक्ट कर दिया। हर कोई डेटा सेंटर एक दूसरे से केबल के थ्रू जुड़े हुए हैं, है ना? ऐसे समझ लो कि मैं ऐसे ही बता दूँ कि ऐसे इन्होंने क्या किया, केबल्स है, रेड कलर केबल्स हैं, समुद्रों में बिछी होती मोटी-मोटी, सबको जोड़ दिए। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? सपोज़ करो यूरोप पे इन्होंने बनाए 1000 सर्वर, है ना? सपोज़ करो यहाँ बनाए 500, यहाँ बनाए सपोज़ करो 2000, यहाँ बनाए 1500, है ना? ऐसे यहाँ पे बनाए सपोज़ करो 1000, है ना? अलग-अलग लोकेशन, यहाँ पे बनाए 500। ये सर्वर क्या हो रहा है? हर लोकेशंस पे, यहाँ पे सपोज़ करो 3000, तो हर लोकेशंस में कुछ ना कुछ सर्वर कैपेसिटी बनाई होगी इन्होंने। तो सारी कैपेसिटी को इनको जोड़ दिए इन्होंने। आपस में ये हो गया कि मतलब इन सबको सम कर दो आप, कैपेसिटी होगी हर जगह की, इनको जोड़ दो, इसको बोलते हैं रिसोर्स पूलिंग। तो इनके पास कितने सारे सर्वर होंगे, है ना? इससे सपोज़ मोटा-मोटा एग्ज़ाम्पल के तौर पे कि 50,000 सर्वर, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हो गई, है ना? किसी कंपनी को 2 सर्वर चाहिए, 4 सर्वर, वो सारी फैसिलिटी यहाँ मिल जाती है ना? जितने सर्वर चाहिए। दूसरा एक और चीज़ होती है, जैसे हमारे केस में हम जो लैपटॉप यूज़ करते थे, ठीक है? लैपटॉप यूज़ करते थे, उसमें एक ही सीपीयू होता था। लेकिन जब यहाँ पे ये लोग सर्वर बनाते हैं ना, सर्वर ये लोग सेल करते हैं कि सर्वर क्यों ज़रूरत पड़ती है अच्छे सर्वर की? क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे लोग एट अ टाइम पे कनेक्ट होते हैं सर्वर से, बहुत सारे लोग पेमेंट करते हैं। तो एक सीपीयू उतने चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता, तो ये लोग क्या करते हैं, मशीन ऐसी बनाते हैं, सर्वर ऐसे बनाते हैं, किसी में 4 सीपीयू है ना? किसी कंप्यूटर मशीन में किसी में 8 है,
है ना, या किसी में और करके बना 16 सीपीयू है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर होता है ना, 16 सीपीयू है ना, और ऐसे बात करते हैं 8 GB रैम, ठीक है, और 512 GB स्टोरेज, है ना, SSD ले लो। ऐसे ही इसका भी रहता है, 8 CPU, 32 GB रैम, ठीक है, GB स्टोरेज, ऐसे करके इन्होंने क्या किया, सर्वर बनाए, है ना। और जैसे सपोज करो ये एक सर्वर बना, इस कैपेसिटी का सर्वर बना, ये इस कैपेसिटी, अब सपोज करो मुझे एक चाहिए तो मैं एक खरीद लूंगा, इसी टाइप के दो चाहिए तो दो ले लूंगा। सपोज करो मुझे एक इस टाइप का चाहिए, एक इस टाइप का चाहिए, दो सर्वर ये ले लूंगा। तो ये मेरी मर्जी है, मैं डिसाइड करूँगा, है ना। और मैं जितने दिन यूज़ करूँगा, ये इनका बेस्ट मॉडल क्या है, पे ऑन यूजेस का मतलब होता है जितना आप यूज़ करोगे उतना पे करना है। आपको अननेसेसरी तो मेरे को क्या फ़ायदा हुआ, मुझे फ़ायदा हुआ कि मुझे कोई कंपनी ओपन करनी है टी स्पार्क की, तो मुझे अब टेंशन नहीं लेनी कि भाई एक सर्वर, दो सर्वर, है ना। मुझे सपोज करो बिजनेस स्टार्ट करना है, मैं दो सर्वर से स्टार्ट कर दूँ, दो सर्वर का बिल मंथली सपोज करो 3,000 रुपये आ रहा है या 5,000 रुपये, तो ये मेरे लिए बेटर है कि भाई मैं मंथली इतना पे करूँ। और जैसे जैसे बिजनेस बढ़ने लगेगा, मैं क्या करूँगा, बिजनेस बढ़ेगा, मैं क्या करूँगा, दो सर्वर से चार सर दो और बाई कर लूँगा, चार पे शिफ्ट हो जाऊँगा। फिर और चलने लगा तो 4 से 8 सर्वर पे चला जाऊँगा, ठीक है। अब जैसे होता है ना दिवाली के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे सपोज अच्छी खासी सेल होती है, दिवाली के टाइम पे अच्छी खासी सेल होती है, तो मेरा 8 सर्वर में काम नहीं हो रहा सब, मैं क्या करूँगा, दिवाली के टाइम में 2-3 दिन का सीजन होता है, 3 दिन का सीजन होता है, 3 दिन के लिए मैं क्या करूँ, दिवाली के टाइम 8 सर्वर की जगह 20 सर्वर ले लूँ, 20 सर्वर की, मुझे पता है कि इस टाइम में ट्रैफिक ज़्यादा रहेगा, 20 सर्वर बाई करूँगा और मुझे 3 दिन का पैसा भी, कोई साल भर का या लाइफ टाइम का पे नहीं कर। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होता था, जब हम लोग खुद के सर्वर बनाते, है ना, एक बार आपने सर्वर रूम बना दिए, सर्वर रूम बना दिए, इसको आप बंद नहीं कर सकते, है ना, इसको हमेशा आप ऑन ही रहता है, कंटिन्यूसली चलता है। सपोज कर लो आपने 20 सर्वर बनाए इनिशियल, 20 सर्वर की कैपेसिटी बनाई, है ना, 20 सर्वर आपके 24/7 कंटिन्यूसली चलते रहेंगे, भले ही आप दो सर्वर यूज़ करो इनिशियल में या चार यूज़ करो, है ना, लेकिन आपने जो कैपेसिटी बनाई वो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, उनका मेंटेनेंस आपको करते रहना पड़ेगा, ये डिसएडवांटेज होता है। लेकिन जब यहाँ पे आए हम लोग, AWS का जब सर्विसेज यूज़ करने लगे अमेजन वालों की, तो क्या हुआ, जितना हमें चाहिए उतना लो, 1 महीने के लिए चाहिए, अब 20 सर्वर चाहिए 3 दिन के लिए, उसके बाद मेरा बिजनेस सपोज करो, अब होता है ना फेस्टिवल के बाद सडनली ड्रॉप हो जाता है, मेरा फिर नॉर्मल 2 सर्वर पे आ जाऊँगा मैं, 2 से 4 सर्वर, ठीक है भाई, इतने में काम हो जाएगा। जितना यूज़ करना उतना यूज़ करते हैं हम लोग, उतना पे करना पड़ता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब क्या होता है आपको पता है, एक चीज़ है बिजनेस जो होता है, सपोज करो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। अच्छा एक और चीज़ बता दूँ, इसी को जो पूलिंग बोलते हैं ना, इसी को क्लाउड बोलते हैं, इसी को क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड का मतलब होता है सारे डेटा सेंटर को आपस में जोड़ दिए इन्होंने, सबको जोड़ दिए, और इन्होंने क्या किए, जोड़ के आपस में इंटरकनेक्ट करके एक वेबसाइट बना दी कि भाई आपको यहाँ डेटा रखना है, वेबसाइट बना दी इन्होंने, एक ऑनलाइन वेबसाइट बना दी, अमेजन डब्ल्यू अमेजन.com करके, मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, अमेजन की वेबसाइट बना दी इन्होंने। और आप, हमें कुछ नहीं करना, हम वेबसाइट पे जाएंगे, मैं यूज़र हूँ, मुझे यूज़ करना है, मैं वेबसाइट ओपन करूँगा, वेबसाइट से यहाँ से कंट्रोल करूँगा, वेबसाइट से, यूआई से, यूआई बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस बोलते हैं, या कुछ लोग फ्रंट एंड भी बोलते हैं, जो वेबसाइट होती है, ठीक है। वेबसाइट में जैसे हम लोग होता है ना, कोई भी रिचार्ज वगैरह करते हैं ऑनलाइन जाके, वैसे ही ये भी वेबसाइट पे गए, हम लोग ने क्लिक क्लिक किए, और जो सर्वर चाहिए, दो सर्वर चाहिए, चार सर्वर चाहिए, सब यहाँ से मैनेज होगा वेबसाइट से। ये बैकएंड की चीज़ें होती है, ये हमें नहीं दिखती, सर्वर बनाए हैं, कितने रेंट पे किस किस को गए, ये हमें नहीं पता चलता, हम सिर्फ वेबसाइट के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू इसको यूज़ करते हैं। अच्छा एक इसकी एक ही लिमिटेशन है, इंटरनेट होगा, इंटरनेट होना चाहिए, बिना इंटरनेट के ये जो है क्लाउड सर्विसेज काम ही नहीं करेगी, है ना, ये एक लिमिटेशन है क्लाउड सर्विस, तो इसी को क्लाउड बोलते हैं। अच्छा दूसरा, क्लाउड बोलने का क्या फ़ायदा है, देखो आज मैं सपोज करो, हाँ यहाँ पे हूँ, इंडिया में हूँ, यहाँ पे हूँ, ये इंडिया मान लेते, तो मैं इंडिया में हूँ,
यहाँ से भी मैं इसको इंटरनेट की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूँ। कल को मैं यूएस चले जाऊँ, यूएसए चला जाऊँ और मैं यहाँ पे हूँ तो यहाँ से भी मैं अपने डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। ये सब कुछ मेरा पोर्टल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर, मैं कहीं पे भी रहूँ, चाहे इंडिया में रहूँ या किसी भी कोने में रहूँ, बस इंटरनेट होना चाहिए। मैं अपना डेटा, अपने डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकता हूँ। ईमेल होती है ना, मेल में हम लोग फाइल ये रखते हैं या डॉक्यूमेंट रखते हैं। आप कहीं पे भी जाते हो, किसी भी इंटरनेट वाले की शॉप पे जाते हो, या कहीं आपका दिल्ली में एग्जाम सेंटर, आपको कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी तो आप क्या करोगे, जीमेल पे जाओगे, तुरंत वहाँ से निकाल लोगे। आपको फिजिकली ले जाने की जरूरत पड़ती है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं पड़ती। वही सीन है यहाँ पे, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप इंटरनेट की हेल्प से डॉक्यूमेंट, आपका डेटा, कुछ भी देखना आप एक्सेस कर सकते हो। ये फ़ायदा होता है, इसी को क्लाउड बोलते हैं। क्लाउड का मतलब ऐसे नहीं होता कि डेटा सेंटर बादल में है, हवा में उड़ रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। फिजिकल डेटा सेंटर होते हैं, इन्हीं को बहुत सारे डेटा सेंटर को मिला के क्लाउड बोला जाता है, क्लाउड सर्विसेज, है ना। अब आते हैं नीचे हम लोग, तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था, अब होता है जैसे हम लोग कोई बिजनेस स्टार्ट किए, है ना। आप सपोज करो चाय की दुकान स्टार्ट करी आपने कहीं पे, टी की शॉप या फुल्की की शॉप स्टार्ट करी आपने, समोसे की, कुछ भी ले लो, ऐसे छोटे स्टार्टअप की बात करें, समोसे की, आपने दुकान खोली। यदि आपकी दुकान अच्छी चलने लगी, क्या होता है, दो लोग और आ जाएंगे अपना ठेला लेके, वो भी टी, अपनी दुकान के बाजू में अपनी टी शॉप खोल लेंगे। उनको पता है इसके पास जो ग्राहक आते हैं, 10% 20% भी मेरे पास आ गए तो मेरे को मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी, है ना। फुल्की वाले के पास आप फुल्की का ठेला लगा लो, तो क्या होगा, वो लोग आपके पास खाने आ जाएंगे, कुछ लोग इसके ग्राहकी हमें मिल जाएगी, है ना। तो कभी भी आप कोई बिजनेस करोगे, आपको देख के 10 लोग ऑटोमेटिकली बिजनेस स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने लाइब्रेरी का बिजनेस स्टार्ट किया था भोपाल में सबसे पहले, है ना, मुझे देख के बहुत सारी लोगों ने लाइब्रेरी खोल ली। तो ये सीन होता है। तो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो सबसे पहले अब अमेजन वालों ने, अमेजन कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट किया क्लाउड का, और इन्होंने अच्छा खासा पैसा अर्निंग करने लगे। ये बातें पता चली गूगल वालों को, गूगल बाबा को, कि बाबा ये लोग तो क्लाउड के नाम पे अच्छा पैसा छाप रहा है। तो गूगल वाले के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, तो इन्होंने भी जीसीपी करके अपनी क्लाउड सर्विसेज लॉन्च कर दी, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। दूसरा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है, माइक्रोसॉफ्ट, इनके पास भी पैसे की कोई कमी है क्या, इतने सारे लैपटॉप है, माइक्रोसॉफ्ट को विंडोज़ यूज़ करते हैं सभी जगह। ये भी अच्छी खासी बड़ी कंपनी, इन्होंने भी अपनी क्लाउड सर्विसेज लॉन्च कर दी, अज्योर करके, अज्योर क्लाउड, अज्योर क्लाउड, है ना। ये, तो ये जो है, तो अभी भी टॉप पे जो है AWS है, AWS मतलब अमेजन क्लाउड, है ना। सेकंड नंबर पे जो सर्विसेज यूज़ करते हैं लोग, अज्योर क्लाउड की है ना। कुछ कुछ प्लेटफॉर्म अज्योर वालों ने अच्छे बनाए हैं, कुछ चीज़ें इसकी भी यूज़ करते हैं कंपनियाँ, और जीसीपी। तो ये तीन मेजर क्लाउड प्लेटफॉर्म, है ना। ऐसे तो कई सारे हैं, IBM है, अलीबाबा है ना, अलीबाबा है, कई सारे क्लाउड प्रोवाइडर हैं जो कि क्लाउड सर्विस देते हैं। क्लाउड सर्विस मतलब यही सर्वर रूम, डेटाबेस, डेटा, है ना, ये सारी सर्विसेज देते हैं। ऐसे ही ये अलग अलग कंपनी, टॉप पे अमेजन है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड पे माइक्रोसॉफ्ट है, अज्योर, अज्योर का क्लाउड चलता है, थर्ड नंबर पे गूगल है। ये रैंकिंग है, इसको बोलते हैं टॉप 3 क्लाउड प्रोवाइडर, क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर, ये, तो ये क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड कर। दूसरा, अब देखो समझते हैं ना, अल्टीमेटली जो चीज़ हम पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते क्या है, डेटा इंजीनियरिंग पढ़ते हैं हम लोग, या डेटा से रिलेटेड डेटा एनालिटिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, या आजकल AI ML पढ़ते हैं हम लोग, कोई भी कोर्स करते हैं, या सपोज करो कोई सपोर्ट में आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, सपोज करो पाइपलाइन वगैरह बनाते हैं, है ना। तो एनालिटिक्स का काम, इंजीनियरिंग का काम, डेटा साइंस हो सकता है, कई सारी डेटा की फील्ड बोल लो, कोई भी डेटा की फील्ड, है ना। और इसी में क्या होता है, टेस्टिंग वगैरह की ज़रूरत भी पड़ती है लोगों को टेस्ट वगैरह करने के लिए। ये जो फील्ड होती है ना, ये मार्केट में क्यों डिमांड में है, तो इसका भी समझते थे। देखो पहले क्या होता था कि 2000 के पहले, है ना, 2000 के पहले डेटा इतना ज़्यादा यूज नहीं होता था, मतलब डेटा इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता था। क्यों प्रोड्यूस नहीं होता था, लोगों के पास मोबाइल नहीं थे, है ना। जो अमीर लोग होते थे वही लैपटॉप वगैरह, इंटरनेट वगैरह यूज़ करते थे, या हमें भी यूज़ करना होता था तो हम लोग इंटरनेट कैफ़े जाते थे, वहाँ पे घंटे के हिसाब से पैसे देते थे और यूज़ करते। फिर क्या हुआ,
हमारे यहाँ जो जियो, इंडिया की बात करते हैं, जियो वगैरह, है ना। आई थिंक 2015 या 16 की बात, 2014 की बात 2014 के बाद से क्या हुआ, हमारे यहाँ इंटरनेट क्रांति आई, है ना, लोगों के पास मोबाइल आने लगे, है ना। सभी के पास मोबाइल हो गया। पहले लोग क्या होता था, 1 GB डेटा पूरा महीने भर यूज़ कर लेते थे, है ना, या 2 GB डेटा पूरा महीने भर चल जाता था। अब क्या होता है कि एक दिन में ही 1 GB 2 GB डेटा लोग कंज्यूम कर देते। तो हम लोग जो भी एक्टिविटी करते हैं आजकल, आज के टाइम पे क्या हो गया, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई। हर चीज़, आप कोई भी, जैसे आपको कोई सब्जी ऑर्डर करनी है ना, आपको सब्जी ऑर्डर करनी, तो आज के टाइम पे क्या है कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म, कल यदि हम लोग बात करें, जेप्टो चलता है, ब्लिंकिट चलता है, ठीक है। दूसरा, आपको खाना ऑर्डर करना हो, है ना, उसके लिए जोमेटो है, स्विगी है ना। आपको कोई शॉपिंग करनी है उसके लिए फ्लिपकार्ट है, अमेजन है ना, फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, Myntra है, ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट है। सबके काम क्या हो गया, सब ऑनलाइन हो गए। सब काम क्या हो गया, ऑनलाइन हो चुके हैं, है ना। और हर जो काम करते हैं अल्टीमेटली क्या होता है, जेप्टो में आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, ब्लिंकिट में कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे, जोमेटो में, स्विगी में, अब इनके पास क्या है, लाखों कस्टमर है। सभी के पास, यदि बात करूँ, 10 लाख से ऊपर कस्टमर, है ना। अल्टीमेटली क्या होता है, इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं इनके, है ना, कि इनको पता करना है कि भाई हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ना। जो भी हमें प्रॉफिट हो लॉस को पता करने के लिए हमारे पास डेटा होना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है डेटा, है ना। यदि मैं बात करूँ, जो कंपनियां रिचेस्ट बनी, चाहे गूगल है, गूगल की बात कर लो आप, या आप की बात कर लो, फेसबुक की बात कर लो, है ना, ये लोग हमसे एक भी रुपए नहीं लेते। आप सभी जानते हैं ये कंपनी हमसे एक भी रुपए चार्ज नहीं करती, है ना। गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप हम लोग चलाते हैं, व्हाट्सएप भी हम लोग कब से यूज़ करते हैं सभी लोग। कभी व्हाट्सएप ने, शुरुआत में तो 1 रुपये लगते थे, आज के टाइम पे तो 1 रुपये भी नहीं लगते। आपको व्हाट्सएप चलाना फ्री ऑफ कॉस्ट है, इंस्टाग्राम चलाना है फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, यूट्यूब चलाना है, यूट्यूब पे कोई पैसे नहीं लगते, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। गूगल में जीमेल चलाना फ्री ऑफ कॉस्ट। ये फ्री में सर्विसेज देते हैं ये कंपनियाँ, फिर भी इतनी अमीर है। क्यों अमीर है, क्योंकि इन कंपनियों में हम लोग हमारा अकाउंट बनाते हैं, और अकाउंट बनाते तो हमारी डेटा इनके पास स्टोर है, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर, है ना, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें क्या है, यहाँ पे इनके पास डेटा स्टोर है। तो ये डेटा जो है, डेटा को सेल करके या एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, जब हम यूट्यूब देखते हैं ना, यूट्यूब में कितनी सारी ऐड आती है, तो ये पहला पैसा कमाते हैं एडवर्टीजमेंट से। आप फेसबुक चलाओगे उसमें भी स्पॉन्सर्ड करके आता है, इंस्टाग्राम चलाओगे उसमें भी एड्स आती है ना, गूगल चलाओगे उसमें ढेर सारे एड्स आने लग जाते हैं, है ना। आप यदि कोई सर्च करोगे गूगल पे जाके, कोई स्लीपर सर्च करोगे, शूज सर्च करोगे, अगले दिन आपको गूगल पे कोई भी वेबसाइट खोलोगे, शूज से रिलेटेड ऐड आजू बाजू दिखना चालू हो जाएगी ना। ये लोग एडवर्टीजमेंट पैसा कमा, व्हाट्सएप वाले भी देखो, कई सारे मैसेज आते हैं आपको अलग अलग कंपनी, हमारे नंबर को ये क्या करते हैं, पहला तो एडवर्टीजमेंट चलती, कौन सी पहले एडवर्टीजमेंट पैसा कमाते, दूसरा जो पैसा कमाते हैं लोग डेटा को सेल करके। कई बार आपने देखे होंगे अलग अलग आपको कंपनी के मैसेज आते हैं, रमी सर्कल के आ जाते हैं, किसी आपने जबकि किसी को कॉन्टैक्ट नंबर नहीं भी दिया होता, तब भी आपको आपको अननेसेसरी मैसेज आता है, भाई ये कंपनी हमारी, हाँ इन्वेस्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये प्लान खरीद लो, ये ऐप इंस्टॉल कर लो, है ना। वो सब कैसे पता चलता है इनको, क्योंकि कंपनियां डेटा सेल करती है, इससे पैसे कमा, ये कंपनी हमें, हमसे कोई भी चार्ज नहीं करती, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये खूब पैसा कमाती है, डेटा सेल करके खूब सारा पैसा कमाती है। इसलिए ये कंपनियां जो हमसे एक भी रुपये चार्ज नहीं करती, हमारे डेटा के दम पे ये वर्ल्ड की टॉप 20 कंट्री में, वर्ल्ड में वर्ल्ड में टॉप 20 कंट्री के 20 कंपनीज के रेवेन्यू आप बात करोगे, किसी का 15वें नंबर पे रैंक होगी, 9वें नंबर पे, ऐसे रैंक होती है। तो ये हमसे कोई भी चार्ज नहीं करती, लेकिन हमारे डेटा के दम पे ये कंपनी अमीर है ना। तो ये है डेटा की ताकत, है ना। और डेटा आज के टाइम पे 2000 बात करूँ, 2008 या 2010 से धीरे धीरे हमारे यहाँ इंटरनेट डेटा के यूज़ ज़्यादा चालू हो गया,
और आज के टाइम पे यदि 2024 के बाद की बात करें, 2020 के बाद की बात, 2020 से 2026, तो बहुत मैसिव अमाउंट में डेटा हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। आप कुछ भी सर्च करते हो, गूगल पे जाते हो, कुछ भी सर्च करते हो, फेसबुक पे जाकर कुछ भी सर्च करते हो, यूट्यूब पे जाकर कुछ भी सर्च करते हो, आपकी सारी एक्टिविटी रिकॉर्ड होती है। और उसके लिए आजकल ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे काम करता है एआई। एआई को ट्रेन किया जाता है अलग अलग कोड से, अलग अलग एल्गोरिदम से, है ना। और ये एआई जो है ना, एआई के थ्रू हम ये हमें एडवर्टीजमेंट दिखाता है। तो आप देखोगे, यदि आप यूट्यूब पे जाओगे, तो आप यदि आपको आप क्राइम्स वाले सीरियल देखते हो या मूवीज़ देखते हो, तो आप देखोगे अगले दिन आपको क्राइम से रिलेटेड दूसरे वीडियो के सजेशन आने लगे। आप कोई रोमांटिक मूवी देखते हो तो आपको उससे रिलेटेड सजेशन आते हैं। आप कोई प्रोडक्ट देखते हो, रिलेटेड प्रोडक्ट से रिलेटेड आपको ऐड आने लगते हैं, क्योंकि एआई काम करता है। आपकी जो हिस्ट्री है, जो आप भी सर्च कर रहे हो, सबको एआई ट्रैक करता है के बिहाफ पे। वो आपको क्या पसंद है, क्या ना पसंद, वो सब दिखता है। और एआई को ऐसे ट्रेन किया जाता है कि बेस्ट पॉसिबल वे बताता है, बेस्ट पॉसिबल आसान भाषा में एआई कैसे काम करता है। एआई को ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल, ऐसे बात करते हैं एआई की ट्रेनिंग कैसे। जैसे मैप है, ठीक है, और सपोज करो आपका आप यहाँ पे हो, ए पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे हो, और आपको जाना बी पॉइंट पे, है ना। तो आपके लिए कई रास्ते हो सकते हैं, है ना। तो गूगल पे मैप पे जाते हैं, एक ही रास्ता है सपोज करो, ठीक है। एक सपोज करो ये रास्ता वो सजेस्ट करेगा, ठीक है। हो सकता है कई रास्ते हो सकते हैं, ऐसा रास्ता हो सकता है कि बाबा एक ही रास्ता है, ठीक है, और एक ये रास्ता है, सब जाने के रास्ते हैं। तो आपने देखे होंगे एआई क्या करता है, सारे रास्ते बताएगा, लेकिन वो ये भी बताते हैं कि बेस्ट पॉसिबल रूट कौन सा है ना, जो कम टाइम में आपको पहुंचा दे, है ना। ये कि बाबा कम टाइम में और ये बेस्ट पॉसिबल। तो आप देखेंगे मैप जब सर्च करते हैं तो एआई क्या करता है, ए से बी पॉइंट पे जाना, तो ये आपको ये लोकेशन भी बताएगा, ए भी, और वो खुद से आइडेंटिफाई करेगा कि भाई पुराने डेटा के भी पे, सर्च हिस्ट्री के भी पे, है ना, कि लोग जल्दी कैसे पहुंच जाते हैं, तो उसके भी पे, उसके पास पुराना डेटा के भी पे वो बताता है कि भाई आप ना ये वाला रूट चूज करना, ये वाला हेलो कर का बेस्ट पॉसिबल रूट। तो ऐसे एआई काम करता है, तो ट्रेन किया जाता है, एल्गोरिदम जी जाता है। तो जितना ज़्यादा इसको डेटा प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेटली ये। तो ये सारी कहानी है डेटा की, क्लाउड की, है ना। इसी से पैसे कमाते हैं कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां जो रिचेस्ट बनी है, सब डेटा के दम पे बनी है ना। इनके पास कोई कोहिनूर का हीरा नहीं है, सब डेटा के बिहाफ पे कमाती है। और डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लाउड सर्विसेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, है ना। आज के समय जिन लोगों को इसमें नॉलेज होगा, जो लोग इस महारत हासिल कर लेंगे, इस फील्ड को पढ़ेंगे, आईटी कंपनी में इनकी सारी डिमांड्स है ना। टाइम लगता है प्लेसमेंट नौकरी में, हो सकता है टाइम लगे, लेकिन आप एक बार एंट्री कर लो इस पे, तो आपका जो लाइफ है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है, काफ़ी अच्छे पैसे मिलते हैं। और एक और चीज़ होती है, हम लोग इंडियंस लोगों को फ़ायदा ही होता है, क्योंकि बहुत सारी जो कंपनियाँ हैं, यूएसए की कंपनियाँ, है ना, हम लोग जो यूएसए की कंपनियाँ हैं, ठीक है। और यूएसए में सपोज करो मुझे यहाँ कोई 10 लाख का पैकेज दे, फॉर एग्जाम्पल, तो यूएसए में सेम बंदे को हो जाएगा तो उसको 1 करोड़ का पैकेज होगा इसी फील्ड में, है ना। तो कंपनियां क्या करती, यूएस की बात करो, यूएसए में ये पैकेज है, इंडिया में ये पैकेज होता है, आईएसटी बोल देता हूँ, ये डिफरेंस होता है। तो वो क्या करते हैं, कंपनी यूएस की कंपनियां क्या करती हैं, उनको प्रॉफिट चाहिए भाई, पैसे बचाना। इंडिया से यूएस से एक आदमी हायर करने की जगह वो इंडिया से 10 लोगों को हायर कर ले नहीं पैसे में। तो इसलिए इंडियंस लोगों को जॉब आसानी से मिल जाती है, और जितनी भी यूएस की कंपनियां हैं वो हमारे इंडिया के जो कंपनियां होती हैं उनको प्रोजेक्ट देती है और उनसे काम करवाती है ना। तो हमारे लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है। हमारे लिए 10 लाख का पैकेज या 6-7 लाख का पैकेज भी बहुत होता है, हमारे लिए मैटर करता है ना। लेकिन उसके लिए क्या है कि हमें मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट को बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा, तब जाके। ऐसा नहीं कि पैकेज, बहुत सारे लोग पढ़ाई करते हैं अलग अलग जगह से, सबको जॉब नहीं मिलती है। जॉब एक तो प्राइवेट कंपनियां है ना, प्राइवेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, तो कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं कि साल में एक बार आ रहा, प्राइवेट में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी होती है। अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना हमारे हाथ, आप मेहनत करोगे, एफर्ट डालोगे, आप इंटरव्यूज दोगे, किसी न किसी कंपनी में आपको जॉब्स मिल, आपको मेहनत करेंगे, आप अच्छी स्किल सेट जनरेट कर लोगे,
तो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप प्रॉपर पढ़ते रहोगे, उसको बार बार रिवीजन करते रहोगे, और जब इंटरव्यू में दोगे तो वही सारे क्वेश्चन पूछते हैं। फिर आपने वो सारे आंसर कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। और मिनिमम इस फील्ड में आज के टाइम पे, डेटा की फील्ड में आराम से आप मिनिमम से मिनिमम, यदि कम से कम भी बात करूँ, 6 LPA मिल जाता है एकदम एंट्री लेवल पे। 6 LPA मिल जाता है। एवरेज की बात करूँ जो मोटा मोटा सभी को मिलता है वो 8.5 LPA, और आप अच्छे टैलेंटेड बच्चे रहे तो आपको 10 से 12 LPA, मतलब लाख रुपए, ये चलता है ना। तो ये लोएस्ट है, ये एवरेज है, और ये हाईएस्ट बोल सकते हैं यदि आपका क्वालिफिकेशन या टैलेंट है तो ये पैकेज में तो आपको पढ़ाई करनी। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। डेटा वाली फील्ड में जो कुछ भी पढ़ा है मैंने आप लोगों को कोशिश करी कि सारा एंड टू एंड बता दूँ। अब हम लोग, ये तो थियोरिटिकल पार्ट हो गया, ये सिर्फ आज के लिए था। कल से हम लोग क्या करेंगे, अब ये जो जैसे AWS है, हमने AWS पढ़ना तो हमें AWS है, AWS क्लाउड का बैकग्राउंड हमने समझ, अब एक्चुअल AWS पे जाके काम करेंगे। तो अब जो काम करेंगे ना, जो AWS की वेबसाइट है मैंने आपको बताई थी, AWS की वेबसाइट हम लोग खोलेंगे, है ना। AWS की वेबसाइट, उसमें अकाउंट बनाएंगे हम, क्योंकि अकाउंट बनाना पड़ता है कहीं पे भी हमें काम करना है। इस पे अकाउंट बनाएंगे, तो मैं अकाउंट बनाने की लिंक आपको शेयर कर दूंगा, कैसे अकाउंट बनाते करके। आप उस लिंक के थ्रू जाना, AWS में अपना फ्री टीयर वाला अकाउंट क्रिएट कर लेना। फ्री टीयर अकाउंट बोलते हैं ना। ठीक है, 6 महीने के लिए लगभग ये फ्री में रहता है। हम लोग क्या करेंगे, इस फ्री टीयर अकाउंट का यूज़ करेंगे और सारी सर्विसेज बिना पैसे खर्च किए हम लोग सारी सर्विसेज सीखेंगे। और सीखने के बाद हम लोग उसमें अच्छा एक्सपीरियंस गेन करेंगे, और उसके बाद हम लोग इसका इसके एग्ज़ाम भी होते हैं, AWS के सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम होते हैं, है ना। तो हम लोग सर्टिफिकेशन का एग्ज़ाम भी हमें पास करना है। कम से कम बेसिक जो एग्ज़ाम होता है सर्टिफिकेशन का, वो होता है क्लाउड प्रैक्टिशनर का। ठीक है, तो माना जाता है कि 6 महीने का आपको AWS का एक्सपीरियंस, बेसिक एग्ज़ाम होता है क्लाउड प्रैक्टिस। तो ये आप दे सकते हो, या तो फिर आप, पढ़ाई तो मैं सॉल्यूशन आर्किटेक्ट की कराता हूँ, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो ये सर्टिफिकेशन आप कर लेते हो तो ऐसा माना जाता है, पास कर लेते हो तो 2 साल तक का आपको एक्सपीरियंस माना जाता है, 2 ईयर्स तक। ये 2 ईयर्स और ये 6 मंथ, ये अच्छा सर्टिफिकेशन होता है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट बोलते हैं। गूगल पे सर्च करोगे सर्टिफिकेशन आ जाएगा। तो ये होता है 2 साल का एक्सपीरियंस माना जाता है। ये सर्टिफिकेशन आप करके जाते हो तो होता है ना एग्ज़ाम, ऑनलाइन AWS पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है, इसके कुछ पैसे लगते हैं। क्लाउड प्रैक्टिशनर के $100 लगते हैं, और सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के $150 लगते हैं, है ना। ये होता है। तो आप यदि सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हाई लेवल पर नहीं जाना चाहते, बेसिक एटलीस्ट ये पास कर लो। और कंपनी में जब CV में इसको ऐड करते हैं कि भाई क्लाउड प्रैक्टिशनर सर्टिफाइड है, तो कंपनियों में क्या होता है, यदि हमें बाकी चीज़ें भी कम नॉलेज है, एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो वो आपको हायर कर लेते हैं। जैसे मेरे यहाँ कंपनी में भी एक डेवऑप्स के लिए पर्सन को हायर किए थे, उसको सिर्फ उसके सिर्फ सर्टिफिकेट देख के हायर कर लिए थे, और जब वो काम करने आया तो उसको काम ही नहीं आता था। सर्टिफिकेट जरूर पास कर लिया था, एक्चुअल काम अलग होता है, लेकिन एटलीस्ट उसको जॉब तो मिल गई। यही सीन होता है, आप लोग भी यदि सर्टिफिकेशन करोगे, फिर काम करते करते लोग तो सीख ही जाते हैं। सर्टिफिकेशन आप लोग कर लोगे तो आपको जॉब क्विकली मिल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बिना सर्टिफिकेशन के भी जॉब मिलती है, मे भी उसमें टाइम लगे। सर्टिफिकेशन से एक प्रूफ हो जाता है कि भैया हाँ, आप सच में AWS का नॉलेज है। क्योंकि आधा घंटे के इंटरव्यू में कोई जज नहीं कर सकता आपको कि आपको कितना नॉलेज है, 30 मिनट के 40 मिनट के इंटरव्यू। यहाँ तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो बिल्कुल आप लोग बेहिचक पूछो। सूरज भैया, अदिति मैम, नीतीश भैया, मानव भैया, किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर है नो सभी? डाउट सर। यस सर। ठीक है, कुछ रिवाइज तो नहीं करना इसमें, बताना तो नहीं फिर से ऐसी कोई चीज़ जो इसके आपको समझ ना आई हो? ऑल गुड? ठीक है, फिर आज की रिकॉर्डिंग्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा हुआ सूरज भैया ने याद दिला, स्टॉप कर दूँ।